जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन लिखी हुई हमारे पास कलेक्शन है, जिस कलेक्शन को मैं वन लाइनर क्वेश्चन है जिसे मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, इसका भी अध्ययन कीजिए, क्योंकि अब बार बार क्वेश्चन लिख करके समय बहुत चल जाता है। इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम वन लाइनर के रूप में हमारे पास बुक्स हैं, कलेक्शन है, वहीं से मैं डाल रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों, इसे आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगी। चलिए, हम सबों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आइए, सबसे पहला सवाल है, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? चलिए, कब की गई थी साथियों? 1498 ईस्वी में। चलिए, चूंकि यहाँ देखिए इंग्लिश, डच या पुर्तगाली जो भी आए सब व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन बाद में पुर्तगाली और डच विलीन हो गए, लेकिन इन सबों का प्रभाव उतना नहीं रहा। लेकिन अंग्रेज गोरे चमड़ी वाले थे, वो हमारे देश पर मैंने एक तरह से हमें गुलाम बना लिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो ब्रिटिश नहीं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1498 ईस्वी में आई थी। चलिए, अगला सवाल है साथियों, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? देखिए, पुर्तगाली प्रथम जो है वास्को डी गामा थे, और वो 1498 ईस्वी में ही आए थे। उसका टाइम भी दिया हुआ है। सबसे पहला पुर्तगाली जो हमारे देश में आए वो कौन थे? वास्को डी गामा। और ऐसा यह व्यक्ति था जिन्होंने समुद्री मार्ग खोज की, जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सके, कच्चे माल यहाँ से ले जाया जा सके, और वहाँ से हमारे ही कच्चा माल का सिर्फ रिफाइन करके कुछ न कुछ उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके हमारे देश पर बेचना भी शुरू किया था। इसलिए वास्को डी गामा बहुत बड़ा नाम है सर, जान लीजिए इसे। चलिए साथियों, अब अगला सवाल है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? देखिए, वास्को डी गामा सबसे पहला 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। और कहाँ आया था? कालीकट पे आया था। ये कालीकट बंदरगाह जो है वहीं पे ये पहुंचा था, 20 मई 1498 को पहुंचा था। चलिए, अगला सवाल और साथियों ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा समय इसमें नहीं जाएगा, आप भी तुरंत अध्ययन कर लीजिएगा। वास्को डी गामा किस मार्ग पर भारत आया? जिस मार्ग पर भारत आया उसको क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ पे जिस मार्ग से वो आया ना, कैप ऑफ गुड होप माने अच्छी सोच, अच्छी प्रगति, ये जान लीजिए, अच्छी विश्वास के साथ इसे कहा गया क्या? कैप ऑफ गुड होप, है ना। जिस रास्ते से आया, समुद्री रास्ते से, उसे कैप ऑफ गुड होप कहा, और कालीकट पे पहुंचा और 20 मई 1498 को सर्वप्रथम पहुंचा। चलिए, अगला सवाल है, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? देखिए, वास्को डी गामा जो थे उसी के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, व्यापारी कोठी जो है वो 1503 में कोचीन में स्थापित की। और कब की? 1503 में। चलिए, अगला सवाल है साथियों, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा? 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार भी यहाँ गवर्नर बनाई, ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को। बहुत बड़ा नाम है सर, ये पुर्तगाली है साथियों, ये पुर्तगाली है, और ये पहला पुर्तगालियों ने ये क्या किया? 1505 ईस्वी में पहला वायसराय बना के भेजा, गवर्नर बना के भेजा यहाँ पे। चलिए, अगला सवाल है साथियों, 1509 ईस्वी में अल्मेड़ा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना सर? देखिए दूसरा वायसराय कौन बना? बहुत बड़ा नाम है ये भी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। देखिए, पहला इनका जो वायसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, और दूसरा जो बन गया साथियों, ये बन गया अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 में, 1505 में पहला, याद कीजिए, ये कौन है? सब पुर्तगाली है, 1505 में पहला वायसराय आया फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, और 1509 में दूसरा बन करके आया अल्मेड़ा के स्थान पर, अल्मेड़ा फिर लौट गया, उसके स्थान पर दूसरे को बनाया अल्फांसो द अल्बुकर्क। चलिए, अगला सवाल है साथियों, डच कहाँ के मूल निवासी थे? हॉलैंड, नीदरलैंड के। डच कहाँ के मूल निवासी थे? हॉलैंड, नीदरलैंड के। चलिए, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था? कार्नेलिस डे हस्तमान, ये भारत आने वाला प्रथम डच यात्री है ना। इसको याद कीजिए, डच यात्री अलग है,
पुर्तगाली यात्री अलग है, ब्रिटिश यात्री अलग है। तो पहला डच यात्री भारत में जो आया वो कार्नेलिस डे हस्तमान नाम था, और जो कि 1596 ईस्वी में आशा का अंतरिप कैप ऑफ गुड होप है ना, यही आशा का अंतरिप है ना, ये आशा का अंतरिप अर्थात कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से यहाँ पे आया था। ठीक है, चलिए 1596 ईस्वी में कैप, 1498 पुर्तगाली आया। अब 1596 ईस्वी में आ गया कौन, ये 98 वर्ष बाद कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, उसी रास्ते से आया जिस रास्ते को वास्को डी गामा खोजा था, उसी रास्ते से आया कार्नेलिस डे हस्तमान। कार्नेलिस डे हस्तमान ये कहाँ के हैं, डच के हैं। डच कहाँ है, हॉलैंड या नीदरलैंड। डच कहाँ है, कहाँ से, मूल निवासी कहाँ से थे, हॉलैंड या नीदरलैंड से। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। देखिए इस सवाल का भी बहुत जानदार रहने वाला है। ये देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, 1602 ईस्वी में। देखिए 1498 ईस्वी में किसका किया गया, पुर्तगाली का। वो पुर्तगाली अपनी कोठी कहाँ लगाई, कोचीन में, है ना। और उसके बाद आ गया भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित हुई, है ना। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1602 ईस्वी में स्थापना की गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके पहले तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में। और कोचीन कहाँ है, वो केरल में। कोचीन में पुर्तगाली ने कोचीन में की थी, वो केरल में है ना। देखिए साथियों, ये जो हमारा है, ये हमारा जो भारत है ना, भारत है। हम सिंपल फोटो बनाते हैं जरा सा। ये जो है देखिए, ये स्थिति है ना, यहाँ श्रीलंका है, तो यही आपका ये केरल हो गया। और समुद्री मार्ग से जो आया तो यहाँ पे जो है सो ये कोचीन है, कोचीन यहाँ केरल है ना। तो केरल में वो स्थापना किया, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में आ गया। सब समुद्र तट के किनारे ही हो रहा है। देखिए अब फिर पश्चिम बंगाल आएगा, समुद्र तट के किनारे है, फिर गुजरात है, समुद्र तट के किनारे है ना, फिर गोवा है समुद्र, तो कुल गुजरात यहाँ हो गया। तो कुल मिलाकर के ये समुद्र तट जो समुद्र से आने में उसको खर्चा नहीं पड़ता था, वो सिंपल से आ जाता था, उसको कोई दिक्कत नहीं था, है ना। उसमें नाव से आ जाता था वो आराम से। तो ये समुद्र तरफ से आने से वो हजारों किलोमीटर दूरी तय करता था, उसको बहुत कम खर्च में आ जाता था, इसीलिए ऐसा कर पाया। चलिए अब यहाँ है कि 1602 ईस्वी में वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ये 1602 ईस्वी में अपनी व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। तो फिर से याद कीजिए, 1498 में वास्को डी गामा आए, और जो आए तो वो भी कोठी अपना स्थापित की, और 1498, और उसके बाद यहाँ जो है 1602 आते आते दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। ईस्ट क्यों रखते थे साथियों, ईस्ट इसलिए रखते थे कि वो पश्चिमी देश सारे हैं, ये जितने भी हैं सब पश्चिमी देश हैं, और उसे पूर्व की ओर आना पड़ता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा था। चलिए, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में, ये मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में स्थापित कर दिया है। और वो कहाँ किया था, वो किया था आपका कोचीन में, है ना। चलिए, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब, किसके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने पर हुआ। देखिए अब 3 आ गए यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। पहले तो डच और पुर्तगाली थे, वो दोनों भी आपस में टकराने लगे कि कौन ज्यादा रहेंगे, और दोनों यहाँ प्रभाव डालना चाहते थे। भारत का हिस्सा, भारत की जमीन, भारत की संपत्ति, भारत की धरती, है ना, भारत की मिट्टी, भारत की कच्चा माल, और उस पर अधिकार दूसरे देश का, दोनों आपस में टकराए। तो कौन युद्ध हुआ, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों, है ना, बेदरा का युद्ध, ये देखिए अंग्रेजों के साथ हुआ, है ना, बेदरा का युद्ध जो हुआ 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ, उसी में ही पराजित हो गया। यहाँ से इसका पतन होना शुरू हो गया, डच जो है यहाँ से पतन होना शुरू हो गया। चलिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। देखिए बहुत बड़ा चीज है ये, जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है 1600 में। चलिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, और 1602 में हो गई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1498 में हो चुकी थी पुर्तगाली का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड के किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी एलिजाबेथ प्रथम ने।
जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ही 31 दिसंबर 1600 को अधिकार दे दिया था, 1600 ईस्वी को, कि भारत में जाकर व्यापार करो, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक दे दिया था कि भारत में व्यापार करना है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ, ये है ना। इंग्लैंड का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका थॉमस स्मिथ पहला गवर्नर था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? कैप्टन हॉकिंस यही आया था। और कब आया था? 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। देखिए, ये कब आया था? 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचा था? कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वन लाइनर क्वेश्चन है, देखिए साथियों, इसमें 3 क्वेश्चन है। कौन मुगल दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1609 में। किस सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर सम्राट के दरबार में आया था। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन एक वन लाइनर में, यही फायदा है। इसको दिमाग में बैठाइए और आगे हम लोग करेंगे। चलिए, आगे है कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था, है ना। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? जेम्स प्रथम। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में, वहां जो इंग्लैंड का जो राजा था ना सर, वो था जेम्स प्रथम राजा था, उसी का राजदूत के रूप में ये मुगल दरबार में गया था। और कहाँ गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। ये एक दूत बन करके आया था कि हमें जेम्स प्रथम ने भेजा है इंग्लैंड से। चलिए, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी? यह अनुमति किनके दबाव में रद्द की गई थी? चलिए, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहा कि सूरत, है ना, सूरत में जहांगीर ने कहा कि सूरत में आप जाके एक कोठी खोलिए। सूरत में, गुजरात में है, सूरत में जाके वो कोठी खोलिए। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में फिर इसको रद्द कर दिया था। पुर्तगाली इतना प्रभावशाली थे कि उनके दबाव में ये अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोठी खोलना था उसे रद्द कर दिया। और कहाँ पे आदेश दिया था जहांगीर साहब ने? ये दिया था सूरत में। जहांगीर ने इसको दिया था सूरत में कि आप जाके खोलें जाकर के। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों, ये पुर्तगालियों के दबाव में इसको रद्द किया था। अगला सवाल है, आइए, पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? देखिए, वहां सूरत में तो रद्द कर दिया उसको, चूंकि पुर्तगाली दबाव दे दिए थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, पुर्तगालियों को युद्ध में पराजित कर दिया, और उसके बाद 1613 में सूरत में ही अपना स्थापित किया प्रथम कोठी, है ना। उसके बाद पहली व्यापारी कोठी जो स्थापित किया वो 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया। चलिए, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा? अब जेम्स प्रथम जो था ये 1615 में पुनः भेजता है सर टॉमस रो को। किसको भेजा? सर टॉमस रो को। इसके पहले साथियों देखिए भेजा था, इसके पहले जो भेजा तो वो जो है सो जेम्स प्रथम ने ही, है ना, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था, जहाँ पे उसको दिया था कि सूरत में जा खोलिए, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में उसे रद्द कर दिया था। लेकिन फिर देखिए उसे अभी भेजा है, किसको भेजा है? सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो को भेजा कि आप जा करके जो है सो, है ना, ये दरबार में जा करके उनसे सम्राट से मिलें। ठीक है, तो 1615 में सर टॉमस रो आए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किसके बीच हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किसके बीच हुआ था? ये देखिए हुआ था 1746 से 48, 2 साल के बीच में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ। देखिए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांस आए, अंग्रेज आए, मैंने हमारे देश, हमारा जो था सोने का चिड़िया था, और इस पर भिन्न भिन्न प्रकार से लूटने का काम किया इन सब देश के लोगों ने। चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? द्वितीय कर्नाटक का युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? 1749 से 1754 ईस्वी अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुआ।
1749 द्वितीय कर्नाटक बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ है 46 से 48 ईस्वी में। याद कीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 और ये 49 से 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक के बीच युद्ध हुआ। कर्नाटक में युद्ध चला, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में चला। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में चला। और जिस समय युद्ध हो रहा था साथियों, चलिए अगला सवाल है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय है ना, भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का जो गवर्नर था वो कौन था? डुप्ले। उसका क्या नाम था? डुप्ले। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध भी फिर हुआ वही अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच, है ना। 1758 से 1763 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में किनकी हार हुई? फ्रांसीसियों की। यहाँ अंग्रेज जीत गए। तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? फ्रांसीसियों की। चलिए देखिए, जबरदस्त यहाँ पे हो गया। अब अंग्रेज यहाँ पे हावी बोलेगा, यहाँ पे है, फ्रांसीसियों की हार हो गई। अगला सवाल है साथियों, यहाँ कहा जा रहा है कि कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? 1763 में पेरिस संधि हुआ, जिसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया। दोनों में अनबन चलते रहा। प्लासी का युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज व बंगाल के नवाब, है ना, अंग्रेज व बंगाल के नवाब में हुआ प्लासी का युद्ध। देखिए अब जो है सो ये जब फ्रांसीसियों को हरा दिया, डच को हरा दिया, सबको हराया, तो फिर अब आ गया हमारे नवाब के बीच में युद्ध करना शुरू कर दिया, यहाँ के जो सम्राट थे उनके बीच में। तो 23 जून 1757 को अंग्रेज व नवाब के बीच में हुआ। आगे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए अब देखिए भारत पर अब धावा बोलने लगा, यहाँ के सम्राट को हराने लगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उसे अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित होने पड़ा? देखिए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, और मीर जाफर ने धोखाधड़ी किया था। देखिए बहुत बड़ा चीज़ है साथियों, बहुत बड़ा ये है हमारे देश पर। अब यहाँ जो है कब्जा होने का बारी आने लगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, और उसे अपने किस सेनापति के धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा? मीर जाफर के कारण पराजित होना पड़ा साथियों। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया? जब ये हार गया सिराजुद्दौला और मीर जाफर यहाँ धोखाधड़ी कर दिया था, सेनापति था सिराजुद्दौला का, तो हारने के बाद जो है प्लासी के युद्ध के बाद जब हार गया तो अंग्रेजों ने नवाब बना दिया किसको? मीर जाफर को। पहले भी डील किया होगा, पहले भी कहा होगा कि तुम जिसे हराओ तो मैं तुझे बना दूंगा, तो बना दिया, ठीक है, लेकिन किसी को वो छोड़ने वाला नहीं था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलवाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो इसका नाम था साथियों। देखिए है ना, हेक्टर मुनरो। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर में युद्ध हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो इसका सेनापति। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पुनः बंगाल का गवर्नर बना दिया, नवाब बना दिया मीर जाफर को। बक्सर के युद्ध के बाद, ये बिहार में है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। क्योंकि बंगाल तो जानबे करते हैं साथियों, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड सब बंगाली गवर्नर के रूप में आता था, है ना। मीर जाफर को बना। इलाहाबाद की संधि कब तथा किनके बीच हुई? लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई। लॉर्ड क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, है ना, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये कब किनके बीच हुई? ये लॉर्ड क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, इनके बीच ये संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं साथियों, अगला सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? हैदर अली को, है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? हैदर अली को। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का हैदर अली का इच्छा था, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर वेरेलस्ट, है ना, वेरेलस्ट थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट। चलिए
अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? यह संधि कब हुई थी? है ना, मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को, मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई, और तब जो है सो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की ये जो है सो संधि हुई और इसको समाप्त की घोषणा की गई। अगला सवाल है साथियों, देखिए अगला कह रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर शुरू हो गया 1780 से 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ? 1780 से 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा था? किस संधि के उल्लंघन का परिणाम था? अंग्रेजों मद्रास संधि, मद्रास संधि का उल्लंघन कर दिया था अंग्रेजों ने, तो फिर से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब हम बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो क्या था? टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी बना वो कौन था? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92, 1790 से 92 में हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सेना की समाप्ति किस संधि में हुई? श्रीरंगपत्तन की संधि 1792, श्रीरंगपत्तन की संधि 1792। चलिए श्रीरंगपत्तन की संधि 1792। देखिए अगला है 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ? 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ? 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण बना था, है ना, सहायक संधि, है ना। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किस संधि को अस्वीकार करना ही टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था उनने जो सहायक संधि अस्वीकार कर दिया, और उसके कारण क्या हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। चलिए साथियों, जय हिंद साथियों। बने रहने के लिए मैं पुनः इसी तरह का वीडियो सुबह सुबह में डाल दूंगा। आप देखिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन सम्मिलित हो जाता है और ज़्यादा हम डाल पाते हैं, क्योंकि इसको लिखना नहीं पड़ता है, हमारे पास मटेरियल बहुत सारे हैं, वही मैं प्रत्येक दिन इसको डाल दूंगा। चलिए साथियों, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।